डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि मिता राघव जी की बेटी नहीं है और ये सच जान के मिता बहुत परेशान हो जाती है और अपने डैड से बोलती है कि डैड, मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मुझे ये भी जानना है कि किस किस को ये सच पता है और मॉम ने ये सच हमसे क्यों छुपाया। मुझे सारी सच्चाई जानना है, मिता ने रोते हुए कहा। मिता सारी सच्चाई जानना चाहती थी जो राघव जी नहीं बताने वाले थे। मिता ने जब देखा कि राघव जी उसे कुछ नहीं बताने वाले हैं तो मिता ने कहा, ठीक है डैड, आप मत बोलिए मुझे, मैं खुद अंश भाई को सारी बात बता दूंगी, फिर वो खुद सारी सच्चाई का पता कर लेंगे। मिता की ये बात सुन के राघव जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, मिता, तुम क्यों ये सच को जान के सबको फिर से एक बार तकलीफ देना चाहती हो। बेटा, अंश से ये सब मत कहना, ये बात अब किसी को दोबारा याद ना आए, यही सबके लिए अच्छा है। ये दर्द फिर से किसी को तकलीफ ना दे, इसीलिए प्लीज़ बेटा, तुम किसी को कुछ मत कहना। राघव जी ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात किसी के सामने जाए या फिर अंश को कुछ भी पता चले। अब आगे मिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे इस बात पर रिएक्ट करे। ऊपर से राघव जी की ये बातें, जिसे सुनकर ही साफ साफ ये समझ आ रहा था कि बात बहुत बड़ी है, जिस वजह से राघव जी ऐसा कह रहे हैं। साथ ही मिता किसी को भी परेशान या दर्द नहीं दे सकती थी, खास करके अपने भाई को। डैड, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप घर जाइए और मेरी चिंता मत करिएगा, मैं समय से घर आ जाऊंगी, मिता ने कार के पास जाते हुए कहा। मिता इतना बड़ा सदमा झेलने के लिए कुछ देर अकेले ही रहना चाहती थी। जाहिर है कि मिता के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। मिता अपनी कार को लेकर शहर से थोड़ी दूर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अंश बहुत देर तक अपने स्टडी रूम में काम ही किए जा रहा था और काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। वहीं निमी भी सुबह के बाद एक बार भी अंश के पास नहीं गई और ना ही उसके पास खाना लेकर गई, जिस बात से ये साफ साफ पता लग रहा था कि अंश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह की बात की वजह से निमी एक बार भी अंश के पास नहीं गई, साथ ही वो इस बिहेवियर से दुखी भी थी। आज निमी को अपने मन में एक अलग सा खालीपन लग रहा था। जब सुबह उसने काव्या जी की बात सुनी थी, तब से एक इमोशनल उसके मन में आ रहा था। निमी सुबह से अपने रूम में थी और अदिति के साथ खेल रही थी। शाम के करीब 6 बजे निमी को ध्यान आया कि अब तक मिता कॉलेज से आ गई होगी। सुबह से निमी ने कई बार मिता से बात करने के लिए कॉल किया था, लेकिन मिता कॉल नहीं उठा रही थी। ये मिता तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और अभी तक घर भी नहीं आई है। निमी ने घर के मेड को कॉल करके मिता के बारे में पूछा था कि वो आई है या नहीं। तब मिता को ये पता चला कि मिता अभी नहीं आई है। निमी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसके दिमाग की बात सुनने वाला कोई नहीं था। निमी बहुत कुछ सोच ही रही थी कि तभी स्टडी रूम का गेट खुला और अंश वहाँ से बाहर आया। अंश ने बाहर लाते ही सबसे पहले उदास बैठी निमी को देखा। उसे देखते ही अंश को सुबह का बिहेवियर याद आ गया जो उसने निमी के साथ किया था। अंश सुबह सुबह परेशान और गुस्से में था। अंश अभी भी परेशान था, लेकिन अब वो और ज़्यादा निमी पर गुस्सा नहीं कर सकता था। वैसे भी अंश को एहसास था कि सुबह उसने बिना बात के निमी पर गुस्सा किया था। अंश निमी के पास आया और उसके सिर पे प्यार से हाथ रखा। जब अंश ने ये किया तब जाके उसे पता चला कि अंश यहाँ है। निमी ने पलट के अंश की तरफ देखा। अंश निमी के पास बैठ के उसके फोरहेड पे किस किया और बोला, सॉरी।
अंश ने सुबह की बात के लिए माफ़ी तो मांगी, लेकिन निमि ने अंश को कोई जवाब नहीं दिया। शायद अब अंश की माफ़ी के मायने नहीं रहे, क्योंकि उस समय जो दर्द निमि को होना था अंश के बिहेवियर के कारण, वो तो हो चुका। अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा। निमि का रिएक्शन देख के अंश समझ गया कि उस वक्त निमि को कितना बुरा लगा होगा, इसीलिए निमि कुछ नहीं कह रही है। अंश ये देख के निमि के पास बैठा और उसे गले से लगा के बोला, ठीक है, कुछ मत कहो। अंश आराम से चुपचाप निमि के गले लगाकर बैठा हुआ था। आज दोनों ही अपने अपने बातों की वजह से परेशान थे, इसीलिए दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में थे। कुछ देर के बाद निमि ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अदिति बहुत रोई है आज। मेरी गलती है, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगा। मीता से सुबह से बात नहीं हो पा रही थी और अभी तक घर भी नहीं आई है। मैंने रियान से भी बात की इस बारे में, उसे भी नहीं पता कि मीता कहाँ है। निमि ने एक बार फिर अपने मन की परेशानी अंश से कही। अंश ने निमि की बात सुन के आराम से कहा, कोई बात नहीं, कहीं गई होगी, आ जाएगी। अंश ने ये बात बहुत ही नॉर्मली कही। निमि को भी ये बात सही लगी, इसीलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा। वहीं निमि ने एक बार फिर से अंश से शिकायत करते हुए बोली, मैंने अभी भी आपको माफ़ नहीं किया। क्या हूँ? आपको पता है कि आप आज सुबह कितने ज़्यादा रूड थे। मैं सुबह सुबह ही उठी थी कि आपने मुझे डांट दिया, और फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी आपने किसी और का गुस्सा मेरे पे उतार दिया। निमि ने अपनी ढेर सारी शिकायतें करते हुए कहा। निमि ने जो भी कहा वो सही ही कहा था। अंश किसी दूसरे का गुस्सा निमि पर उतार दिया था। अंश अभी भी निमि को गले लगाकर बैठा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजा। अंश ने कॉल पिक किया और सामने वाले की बात सुनकर अंश को टेंशन होने लगी। निमि भी अंश का ऐसा रिएक्शन देख सकती थी। वो अंश के फेस के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख अपने मन में बोली, अंश के ऐसे रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है मानो जरूर कुछ हुआ है। अपने मन में सोचते हुए निमि ने अंश को देखते हुए कहा, अंश क्या हुआ है? मीता वो शहर में नहीं है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। अंश ने ये कहा और निमि से अलग होके बाहर जाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीता नेशनल हाईवे पर अपनी कार पार्क करके ड्रिंक करते हुए आज की सारी बातों को सोच रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि उसके यूं शहर से दूर जाने की वजह से और अभी तक घर न जाने की वजह से इतनी टेंशन हो चुकी है कि अंश खुद उसे तलाशने निकला। रूम में निमि परेशान सी बैठी हुई थी। जब से अंश ने कहा कि मीता का पता नहीं लग रहा है और साथ ही मीता को लास्ट टाइम शहर से बाहर जाते हुए देखा था। निमि परेशान सी रूम में बैठी हुई थी। तभी अदिति एक बार फिर से भूख की वजह से रोने लगी। निमि जल्दी से अदिति के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंश को मीता का पता चल गया था और वो अपनी कार लेके सीधे उसी हाईवे की तरफ चला गया जहां मीता गई हुई थी। अंश को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो इस वक्त रात हो रही थी और ऊपर से हाईवे सुनसान होता है रात में। मीता ना ही सिर्फ रात में वहाँ गई, बल्कि वो अपने शहर से इतनी दूर भी आ गई थी। अगर उसे कुछ होता तो किसी को भी उसके पास पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। क्या मीता ने एक बार भी इन सब के बारे में नहीं सोचा? क्या उसने ये नहीं सोचा कि उसके ऐसे चले जाने की वजह से सब कितने टेंशन में होंगे? वहीं घर पर राघव जी भी परेशान से अपने रूम में थे। वो बार बार खुद को यही बोल रहे थे कि आखिर क्यों उन्होंने मीता को इतने टेंशन में अकेले जाने दिया, वो भी ये जानते हुए कि उस वक्त मीता की क्या कंडीशन थी। ऐसे में वो कुछ भी सही कैसे कर सकती थी? दर्द, गुस्सा, डर ने राघव जी के दिल को घेर लिया था।
तभी काव्या जी रूम में आई और राघव जी को ऐसे देख के बोली, क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? काव्या जी अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी बेटी मिता का कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए जब उन्होंने राघव जी को इतने टेंशन में देखा तो उससे पूछ बैठी। उनकी बात सुनकर राघव जी बोले, कुछ नहीं, तुम बोलो क्या बात है। राघव जी अभी काव्या जी को कुछ भी बता के परेशान नहीं करना चाहते थे। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उससे मिता को लेके सबके मन में एक अलग सा डर बैठ गया था, जिस वजह से राघव जी अभी कुछ नहीं कहते हैं। और वो ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अंश को मिता के बारे में पता लग गया है और वो उसे ही लेने गया है। काव्या जी ने जब देखा कि राघव जी उन्हें कुछ नहीं बताने वाले हैं तो उन्होंने आगे सवाल ना करते हुए कहा, अपनी बात जो वो बोलने आई थी वो बोली। मैं ये कहने आई थी कि मिता अभी तक घर वापस नहीं आई है। रात के 10 बज चुके हैं और एक कॉल भी नहीं किया और ना ही मेरा कॉल उठा रही है, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं वो तुम्हें बताना भूल गया था कि मिता का मेरे पास कॉल आया था। वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है, आज रात को नहीं आएगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने मुझे कहा, लेकिन मैं भूल गया। राघव जी ने काव्या जी से साफ तौर पर झूठ बोला, क्योंकि इस वक्त काव्या जी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वहीं राघव जी की बात सुनकर काव्या जी रिलैक्स होते हुए बोली, ओह, मुझे तो टेंशन हो गई थी, लेकिन अगर ऐसा ही है तो भी वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है? काव्या, तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चों को पार्टी में होश कहाँ रहता है। अपने दोस्तों के साथ मिता भी पार्टी में ही होगी। राघव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। काव्या जी को भी उनकी कही हुई बात सही लगी, क्योंकि मिता से ऐसे करने की उम्मीद साफ तौर पर किया जा सकता है। इसीलिए काव्या जी अब रिलैक्स हो गई थी और जो टेंशन कुछ देर पहले उसके चेहरे पर था वो अब गायब हो चुका था। इधर राघव जी उन्हें तो समझा दिया था, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहे थे। वो काव्या जी से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें बोलना पड़ा। वहीं अंश अपनी कार लेके सीधा उसी जगह पर गया जहां मिता की कार थी। अंश ने अपने गार्ड को पहले ही मिता के प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया था और अब वो खुद वहां आया। अंश मिता की कार देख के रुका और अपनी कार को पार्क करके बाहर आया। अंश जब मिता की कार के पास गया और कार के अंदर देखा कि मिता बैक सीट पर लेट के सो रही है। ये देखकर अंश के गुस्से को हवा देने का काम दिया और अंश ने गुस्से के साथ कार का दरवाज़ा खोला और मिता को बिना किसी सोचनेस के अंश ने उसे नींद से जगा दिया। अपने सामने अंश को इतने गुस्से में देख के मिता की हालत खराब होने लगी। वो डरते हुए कांपते होठों से बोली, भाई शट अप। मिता ने जैसे ही अंश को भाई कहा, अंश ने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर मिता अंदर तक कांप गई। अंश को वहां देख के और इतने गुस्से में देख के मिता का ड्रिंक जो उसने किया था वो तो कब का उतर गया और कुछ रह गया तो वो डर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पागल हो गई हो, जो इतनी रात को घर से दूर सुनसान हाईवे पर अपनी कार को पार्क करके उसमें आराम से सो रही हो? अंश ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अंश को ये सोच सोच के ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि मिता इस तरह की हरकत आखिर कैसे कर सकती है। वहीं मिता के दिमाग में आज दिन की सारी बातें आने लगी और वो रोते हुए अपने डर को किनारे कर अंश के गले लगकर रोने लगी। क्या बात है? मिता को ऐसा रोता हुआ देख के अंश समझ गया था कि जरूर कोई बात हुई है जिस वजह से मिता ने ये सब किया, या वो बहुत टेंशन में है। भाई वो मिता रोते हुए अंश से कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसने खुद को वो सब
अपने मुंह से निकालने से रोक लिया, क्योंकि तभी उसे राघव जी की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अंश को ये सब जान के बहुत दर्द होगा। मीता चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो अंश को दर्द में नहीं देख सकती। उसके लिए उसका भाई एक चट्टान की तरह है जो कभी नहीं टूटना चाहिए। अंश जब देखता है कि मीता उसे कुछ बताते हुए चुप हो गई है, तब वो उसे आगे कुछ ना पूछते हुए अपनी कार में लेकर गया और उसके साथ खुद भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार रोड पर दौड़ने लगी थी। अंश गौर से मीता के चेहरे को देखे जा रहा था। मीता को देखते ही पता लग रहा था कि कुछ हुआ है जो सही नहीं है। अंश कार की खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारी हरकत जब सबको पता चलेगी तब सब कितने दुखी होंगे। आई एम सॉरी भाई। मीता ने ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अंश से चुपचाप आराम से माफ़ी मांग ली। उसे भी ये बात पता था कि उसने जो हरकत की है वो कितना गलत है, लेकिन वो क्या करती। उसका परेशान दिल उस वक्त कुछ सोचने और समझने की स्थिति में नहीं था। अंश मीता से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि अंश को अच्छे से समझ आ रहा था कि मीता कुछ ना कुछ जान गई है, लेकिन क्या, वो बात मीता बताना नहीं चाहती। अंश ने अपने फ़ोन से एक मैसेज निमी को भेज दिया कि मीता का पता चल गया है और मीता को लेकर आ रहा है। ठीक है, आज हो गया जो होना था, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम अच्छे से जानती हो कि मिसेस मित्तल कितना परेशान होती है और अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए तुम्हारा यह बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंश ने मीता को समझाते हुए कहा। वहीं जब मीता ने अपनी माँ यानी कि काव्या जी का जिक्र सुना, तब उसके मन में और भी सवाल उठने लगे, जैसे कि आखिर उसकी माँ ने उससे ये बात क्यों छुपाई, क्या है उनकी ज़िंदगी का राज। ऐसे ना जाने कितने सवाल मीता के मन में थे। वो इतना जानती है कि काव्या जी राघव जी की दूसरी पत्नी है, लेकिन वो उनकी पत्नी कैसे बनी। आखिर राघव जी ने क्यों काव्या जी और उनके बच्चों को एक्सेप्ट किया। सवाल तो बहुत थे मीता के मन में, लेकिन वो इन सवालों के जवाब किसी से नहीं मांग सकती थी, सिवाय राघव जी के, और वो मीता से कुछ नहीं कहने वाले थे। करीब 2 घंटे बाद मीता और अंश घर पहुँचे। अंश सीधे मीता को उसके रूम में जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था इतनी रात को किसी को कुछ पता चले। मीता को उनके रूम में भेजने के बाद अंश खुद अपने कमरे में गया और जाकर देखता है कि निमी अदिति को बहुत देर से सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देख के अंश को निमी की कही हुई बात याद आई, जिसमें उसने कहा था कि अदिति आज दिन में भी बहुत रोई है, सिर्फ इस वजह से कि उसे अंश की गोद में जाना था। ये सोच के अंश जल्दी से निमी के पास गया और अदिति को गोद में लेके बोला, मैं सुला देता हूँ। हाँ, वैसे भी ये आपसे ही सोने वाली है। निमी ने अंश को देखकर कहा। निमी को अंश का मैसेज पहले ही मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मीता मिल गई है और वो उसे लेकर आ रहा है। इसीलिए अंश को देख निमी ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया। जितने भी सवाल करने हैं अब वो डायरेक्ट मीता से ही जाके करेगी, आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। वहीं अंश निमी की कही हुई बात को सुनकर बोला, हाँ, तुम भी जो गई है, तुम्हें भी मेरे बिना नींद कहाँ आती है। हाँ, किसी बात पे तो मेरे पे आई है। ये बोलकर निमी हंसने लगी। निमी की अंश आदत बन चुका था, जिस वजह से उसे कभी उसके बिना नींद नहीं आती थी। पर जब से मीता हुई, तब से निमी को रात को बहुत बार उठना पड़ता था और साथ ही वो उसे संभालते हुए भी बहुत थक जाती, जिस वजह से वो सो जाती। पर अब भी जब वो अंश की बाहों में सोती, उसे एक अलग सा ही सुकून मिलता। उसे ऐसा लगता मानो उसकी सारी थकान एक बार में ही ख़त्म हो गया हो।
अंश कुछ ही पल में अदिति को सुला देता है। ये देख के निमी बोली, मैं कितनी देर से सुला रही थी इसे। निमी की बात पर अंश एक स्माइल कर दिया और अदिति को झूले में सुला दिया। फिर वो निमी के पास आके उसके कमर को पकड़ के उसे अपने करीब करता हुआ उसे किस करने लगा। यह सब अंश ने बहुत जल्दी में किया, जिससे निमी को थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब उसे एहसास हुआ तब जाके उसने भी रिस्पॉन्स करना शुरू किया और अंश को किस करने लगी। अंश किस करते हुए ही निमी को उठाकर बेड पर ले गया और उसे लिटा के खुद उसके ऊपर आ गया। आज का दिन बहुत ही टेंशन भरा रहा और ये प्यार के पल उस टेंशन को काफ़ी हद तक दूर कर सकता था। कुछ देर के बाद अंश ने निमी को किस करना बंद किया। तब जाके निमी उसे देखते हुए बोली, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, मुझे बस तुम्हें प्यार करने का दिल किया। अंश ने निमी के गाल में छोटी सी किस करते हुए कहा। फिर अंश एक एक करके निमी के पूरे फेस पे किस करता है। ये सब देख के निमी बोली, ये सुबह वाली बात का कॉम्पनसेशन तो नहीं है ना? तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।